physics creators and welcome to my YouTube channel that is Creative Physics by मानसी भारद्वाज। आपको इस चैनल पर 11th और 12th क्लास के इजी से इजी नोट्स मिलते हैं जिनको आप एग्जाम में लिख करके अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, दैट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। जो हमारी अल्टरनेटिंग ईएमएफ है उसकी एवरेज वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। प्रीवियस लेक्चर में हमारे पास यहाँ पे क्या था, अल्टरनेटिंग करंट था, अब हमारे पास अल्टरनेटिंग ईएमएफ है। अब देखो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं क्या है। इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ स्टडी ईएमएफ। ये कैसे कि एक स्टडी ईएमएफ की जो वैल्यू है विच वुड जनरेट सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, जो उतना ही चार्ज जनरेट करेगी एज इट जनरेटेड बाय अल्टरनेटिंग ईएमएफ। जो हमारी स्टडी ईएमएफ है, जो जितना चार्ज जनरेट करेगी हाफ टाइम पीरियड में, उतना ही हमारी अल्टरनेटिंग ईएमएफ चार्ज जनरेट करेगी उतने ही हाफ टाइम पीरियड में। ये हमारी डेफिनेशन है। देखो फिर से देखते हैं डेफिनेशन। हमारी डेफिनेशन क्या है कि ये स्टडी ईएमएफ की एक वो वैल्यू जो कि उतना ही चार्ज जनरेट करेगी उतने ही हाफ टाइम पीरियड में, जो हमारी अल्टरनेटिंग ईएमएफ करेगी उतने ही हाफ टाइम पीरियड। देखो अब हमें पता है हमारे पास एसी सोर्स होता है, ये होता है हमारे एसी सोर्स की साइकिल, ये हमें पता है हाफ टाइम पीरियड में ये और ये पूरा टाइम। अब हमें पता है क्योंकि अल्टरनेटिंग के लिए देखो स्मॉल चार्जेस के लिए निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अल्टरनेटिंग है हर एक पॉइंट पर, हर एक डिफरेंट पॉइंट पर इसकी डिफरेंट वैल्यू होती है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है कि मान लेते हैं कि हमने कंडक्टर ले लिया, जैसे ये हमने कंडक्टर ले लिया, फिर हमने क्या किया, इसको पहले स्टडी ईएमएफ के साथ कनेक्ट करवा दिया। पहले हम अल्टरनेटिंग के साथ मान लेते हैं, ये हमारी अल्टरनेटिंग ईएमएफ है। पहले हमने इसको इसके मतलब जो हमारा कंडक्टर है इसको इसके साथ कनेक्ट करवा दिया। अब क्या होगा, मान लिया इसने जो है हाफ टाइम पीरियड में क्या किया, उतना इसको करंट दिया। ठीक है, ये हमारी क्या है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ है। ये क्या किया, इसने इस कंडक्टर को उतने ही हाफ टाइम पीरियड में जितना चार्ज दिया, मान लिया हमने चार्ज, इसने dq चार्ज दे दिया, सॉरी q चार्ज इसने, हमने जो I करंट यहाँ से दिया इसने q चार्ज दे दिया इस कंडक्टर को, क्योंकि हमें पता है करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे तो चार्ज क्रिएट होगा ना। ठीक है, तो वहां से तो मान लिया इस अल्टरनेटिंग ईएमएफ ने हाफ टाइम पीरियड में इसने इस कंडक्टर को चार्ज दे दिया q। ये हमारा था अल्टरनेटिंग ईएमएफ। अब हम क्या करें, इसी कंडक्टर को हमने क्या कर दिया, एक स्टडी ईएमएफ के साथ कनेक्ट करवा दिया। स्टडी ईएमएफ का मतलब हम क्या मान लेते कि हमारे पास एक सेल होगी, ये हमारी शेल है। ठीक है, मान लिया उतने ही हाफ टाइम पीरियड में इस सेल ने उतने ही हाफ टाइम पीरियड में इस कंडक्टर को क्या किया, उतना ही चार्ज दिया जितना हमारे एसी सोर्स ने दिया था। तो ये वही कहना चाह रहे हैं, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि जितने हाफ टाइम पीरियड में स्टडी ईएमएफ ने इस कंडक्टर को चार्ज दिया है, उतने ही हाफ टाइम पीरियड में इस अल्टरनेटिंग ईएमएफ ने उतने ही कंडक्टर को उतने ही हाफ टाइम पीरियड में चार्ज दिया है, ये बोल रहे हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन है हमारी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि मान लिया ये जो हमारी स्टडी ईएमएफ है ना, जो स्टडी, मान लिया इसने जो है इस कंडक्टर को चार्ज दिया और ये स्टडी ईएमएफ ईएम मान लेते हैं कि उस ईएमएफ पर, मतलब जो हमारी ईएमएफ की वैल्यू थी, इस स्टडी ईएमएफ पर उसने इसको चार्ज दिया, कंडक्टर को क्यू चार्ज दे दिया। अब ये जो हमने मीन वैल्यू ली है, एवरेज वैल्यू ली है स्टडी करंट की, स्टडी ईएमएफ की, उसी मीन वैल्यू पे हम मान लेते कि इसका भी मीन वैल्यू आती, क्योंकि अल्टरनेटिंग का निकालना तो पॉसिबल नहीं होता ना। हमने इसका भी हमने क्या किया, वही मीन पॉइंट मान लिया कि उस मीन पॉइंट पर इसने इसको ईएमएफ, अल्टरनेटिंग ईएमएफ ने इसको कंडक्टर को चार्ज दिया। तो ये हमने मीन ईएमएफ मान ली है कि उतने ही ईएमएफ पे डीसी, जो हमारी स्टडी क्या थी ईएमएफ ने, स्टडी ईएमएफ ने यहाँ पे इस कंडक्टर को इतनी ईएमएफ दी, मतलब ये यहाँ पे इन्हें चार्ज दिया ना इतनी ईएमएफ पर, उतने ही मान लिया इसकी भी हमने मीन मान ली। ठीक है, क्योंकि हमें पता है एसी का बहुत डिफिकल्ट होता है। ये हमारी डेफिनेशन है। अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेशन। अब डेरिवेशन करते हैं, देखो क्योंकि हम ये तो हमारी डेफिनेशन सिर्फ समझने के लिए थी, अब हमें डेरिवेशन मैथमेटिकल लिखना पड़ेगा। अब देखो मैथमेटिकल करते हैं हम इसमें। देखो मैथमेटिकल कैसे शुरू करेंगे। अब हमें पता है कि हमने जो इसी सोर्स लिया, अब हम उसमें क्या लिखेंगे, लेट dq इज द स्मॉल अमाउंट चार्ज एट ए स्मॉल टाइम dt, क्योंकि शुरू में तो हमें ये लिखना पड़ेगा ना, डेरिवेशन।
शुरू में हम क्या लिखेंगे, लेट डी क्यू इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, small amount of charge at small time dt, small time dt, small amount of charge आया small time dt पर। ये हमने हमारी क्या मान ली थी, AC मान ली थी। ठीक है, मान लिया इस हाफ टाइम पीरियड में, क्योंकि स्मॉल टाइम, क्योंकि छोटे छोटे चार्जेज होंगे इस तरीके से, पहले हमने इसी वो छोटे छोटे चार्जेज होंगे, अब वो यहाँ पे क्या होगा इसका, क्योंकि ये चार्जेस क्या होंगे, स्मॉल स्मॉल होंगे, अब वहां पे अल्टरनेटिंग का निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए हमने क्या माना कि स्मॉल चार्ज ले लिया, बिल्कुल स्मॉल और स्मॉल टाइम dt का। ठीक है, अब हमें पता है हमारा क्या रिलेशन होता है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है वैसे तो, है ना, लेकिन स्मॉल चार्ज और स्मॉल टाइम के लिए कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, यहाँ से डी क्यू की वैल्यू हमारे क्या आ जाएगी, दैट इज आई डी टी। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, अब हमें यहाँ पे चाहिए अल्टरनेटिंग ईएमएफ। अब हमें पता है ईएमएफ वाली क्वेश्चन हमने देखी थी, E इज इक्वल टू क्या था, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमारी इक्वेशन होती है ईएमएफ की। अब हमारी I इज इक्वल टू आई डी क्यू इज इक्वल टू आई डॉट डी टी है। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर। अब हमें निकालना क्या है, करंट की, तो यहाँ पे करंट क्या आ जाएगा, V बाई आर, I इज इक्वल टू V बाई आर, लेकिन हमारे पास V की जगह जो हमने पोटेंशियल अप्लाई की वो हमारी क्या है, ईएमएफ, तो हम इसको क्या लिखेंगे, E बाई आर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो डी क्यू निकालेंगे वो क्या आ जाएगा, दैट इज I की जगह पे हम E बाई आर इंटू डी टी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ईएमएफ की बात हो रही है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, तो यहाँ पे I इज इक्वल टू ई बाई आर आएगा और यहाँ पे डी क्यू इज इक्वल टू ई बाई आर इंटू डी टी। अब हमें पता है, अब ये इक्वेशन यूज करेंगे, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू ई की जगह पे ई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी और नीचे आ जाएगा R। अब हमें क्या चाहिए, क्योंकि स्मॉल चार्ज के लिए था बिल्कुल, अब हमें पूरे इस हाफ टाइम पीरियड में चाहिए। अब हमें पता है अगर पूरे का कंप्लीट का अगर हमें चाहिए होता है तो छोटे छोटे जो चार्ज पार्टिकल होते हैं उनका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ से डी क्यू क्या था, स्मॉल चार्ज था, अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देते, तो मान लेते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट का हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इज इक्वल टू, हमें पता है चार्ज जीरो से क्यू ही होगा, इज इक्वल टू क्या है, ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी डी टी। अब टाइम पीरियड तो वही जीरो से हाफ टाइम पीरियड की बात हो रही है, तो यहाँ से क्या आएगा, जीरो से टी बाई टू, यहाँ से आ जाएगा ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है, उसके बाद देखो इसको रब कर दे, उसके बाद देखो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इंटीग्रेशन सॉल्व कर देंगे, क्यू माइनस जीरो वही क्यू बनेगा, है ना, यहाँ से क्या आ जाएगा, ई नॉट बाई आर को हम कांस्टेंट ले ले, बाहर ले लेते हैं, है ना, ई नॉट बाई आर, अंदर क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है, और यहाँ से क्या रहेगा, सॉरी अभी तक डी टी थोड़ी आएगा, यहाँ पे डी टी तो बाद में करेंगे, है ना, अच्छा हाँ आएगा डी टी। ठीक है, ठीक है, यहाँ से साइन ओमेगा टी डी टी, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये कांस्टेंट हो गया, जीरो से टी बाई टू हमारा क्या था, हाफ टाइम पीरियड। अब सेम वही जो हमने प्लेस में किया था साइन ओमेगा टी का, माइनस कोस ओमेगा टी होता है, तो यहाँ से क्यू आ जाएगा ई नॉट बाई आर। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का कोस ओमेगा टी, और यहाँ से टाइम पीरियड में हमने ये लिमिट रख दी, इसका माइनस हम बाहर ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला माइनस बाहर लेंगे ताकि इजीली हम सोल्व कर लें। ठीक है, हम इसको इक्वेशन यहाँ पे तो इक्वेशन की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन हम सोल्व कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, उससे आगे का पोर्शन, देखो ये हो गया, अब इससे आगे करते हैं। देखो अब इससे आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस का ई नॉट बाय टू। ठीक है, ये हमारा जो चार्ज आएगा ना ये AC के लिए आएगा, DC के लिए फिर हमें अलग फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो कोस ओमेगा
टी की जगह पे हम t/2 रख दें, ठीक है, और यहाँ पे माइनस का cos 0, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, q इज इक्वल टू माइनस का E0/2, ठीक है। यहाँ पे cos ओमेगा की जगह 2π/t लिख सकते हैं, तो cos 2π/t इंटू t/2, इससे कैंसिल, इससे ये कैंसिल, माइनस का cos 0 हमारे पास 1 होता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या आ जाएगा, q इज इक्वल टू माइनस का E0/2, और यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, cos पाई हमें पता है -1, यानी ये आ जाएगा -2, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास देखो ये कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम हुई, ये सॉरी ये r था ना, 2 नहीं था ना, r है ये, सॉरी ये r है, ये r है ना, E0/r था ना, ये बाहर कांस्टेंट, देखो ये 2 गलती से लिख दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 E0/r बनेगा, प्लस का आ जाएगा ना, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास ये जो चार्ज की वैल्यू आई ना, ये AC वाले चार्ज की वैल्यू आई है। अब हमें निकालनी किसकी है, DC वाले की। DC में जो हमने EMF जो EM थी ना, उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पास क्या आई, चार्ज ऑफ AC। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम DC वाले की बात करते हैं। देखो ये सारी वैल्यूज है हमारे पास, अब हम चार्ज ऑन DC फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये रिजल्ट याद रखेंगे, 2E0/r, ठीक है। अब हम आगे करें, देखो हमारा चार्ज ऑन AC कितना आ गया था, दैट इज 2E0/r। अब हमें क्या चाहिए, चार्ज ऑन DC। अब DC पे चार्ज चाहिए, तो हमें पता है कि हमारे पास ये रिलेशन होता है, दैट इज I इज इक्वल टू V/r, मतलब E/r, है ना। अब हमें पता है कि यहाँ पे अगर हमें पता है कि I.dt जब हमने निकाला था कि हमारा क्या होता है, dq इज इक्वल टू I.dt आएगा, मतलब हम अगर निकालना चाहें तो यहाँ से अगर हम चार्ज ऑन DC निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, I की जगह पे हम क्या लिखेंगे, E/r, क्योंकि I.dt बनेगा ना, I.t बनता है ना, तो यहाँ पे हमारे पास I की जगह पे हम क्या लिखेंगे, E/r। अब E हम DC के लिए ले रहे हैं, तो यहाँ पे EM आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, EM/r, इनटू में कितना हमारे पास टाइम पीरियड कितना है, हाफ टाइम पीरियड। अब हमें पता है इन दोनों को अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इन दोनों को इक्वल रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, कि हमारे पास जितना DC सोर्स हाफ टाइम पीरियड में जितनी EMF मतलब चार्ज जनरेट करेगा, उतना ही हमारा AC अल्टरनेटिंग EMF करेगा, उतना ही हाफ टाइम पीरियड में। तो हमें पता है कि इन दोनों को इक्वल रखना है, तो हम रख दे इसको EM/r इंटू में T/2 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, 2E0/r, ठीक है। इस r को r से कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ से EM की वैल्यू देखो हमारे पास क्या आ रही है, EM इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 4E0/t, है ना। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया और यहाँ से नीचे ये आ जाएगा बाई टी, है ना। अब हमें पता है कि हमारे पास ये आ गई, है ना, चार्ज ऑन DC, ये 4E0/t, और साथ में आप तो कैंसिल हो गई, ये इसके साथ चला गया। देखो यहाँ पे जो हमने इंटीग्रेशन किया था ना, वहां पे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। जैसे हमने ये निकाली थी कि इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का साइन ओमेगा t 0 से t/2 था, और साइन ओमेगा t dt था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम इसका इंटीग्रेशन सोल्व करते ना, तो यहाँ पे क्या आता कि माइनस का cos ओमेगा t, और नीचे ओमेगा भी तो आता ना, वो हम ओमेगा इसके जो हमने अभी भी किया है ना इससे जस्ट पहले, तो इसमें नीचे ओमेगा लगाना, यहाँ पे ओमेगा लगाना भूल गए हम, क्योंकि इंटीग्रेशन में ओमेगा बनेगा ना, माइनस का cos ओमेगा t बाई और 0 से t/2, ठीक है। तो ये बाहर जो ओमेगा है, जो हमने कांस्टेंट लिया था ना, E0/r इंटू ओमेगा इंटू r आएगा, क्योंकि नीचे इंटीग्रेशन का नीचे सोल्व होता है, वो हम थोड़ी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, सॉरी। तो इसको आप यहाँ पे मतलब आप मैथमेटिकल तो पोर्शन इजीली सोल्व कर ही सकते हैं, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको देख लेना, ठीक है। तो ओमेगा नीचे बनेगा, नीचे आएगा, तो यहाँ पे ओमेगा आएगा,
तो यहाँ पे अगर हम इसमें लिखेंगे ना तो ये वाला ये हमारा ओमेगा इंटू आर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से ओमेगा इंटू आर होगा, ठीक है। हमने क्या किया, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये नीचे आ गया, अब बन जाएगा ओमेगा की जगह पे हम क्या लिख दें, 2 पाई बाई टी लिख सकते हैं ना। तो ये आ जाएगा 2 पाई बाई और टी ऊपर चला जाएगा, टी से हमारा टी कैंसिल, इससे हमारा ये कैंसिल। तो हमारे पास ई एम की जो वैल्यू बनेगी ना वो कितनी बनेगी, 2 ई नोट बाई पाई, ठीक है। सेम उसी तरीके से इसमें हम वैल्यू रख सकते हैं 3.14 3.14 रखेंगे तो सेम हमारे पास 0.637 समथिंग रिजल्ट आएगा, और उसको फिर हम परसेंटेज में सोल्व कर सकते हैं 100 से डिवाइड करके। यहाँ से देखो ये इंटीग्रेशन में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, सॉरी, आप इसको कैलकुलेट कर लेना, मैथमेटिकल है ये बिल्कुल, क्योंकि हमें जब इसका इंटीग्रेशन किया ना तो नीचे ओमेगा रखना भूल गए थे, तो नीचे ओमेगा जरूर आएगा, माइनस का कोस ओमेगा टी बाय ओमेगा, ठीक है। तो इसको ओमेगा को यहाँ पे सोल्व कर लेना, 0 से t/2 के टाइम इंटरवल रख देना, ठीक है। बाकी तो मैंने सोल्व कर ही दिया था, बस नीचे ओमेगा था ना वो थोड़ा मिस्टेक हो गई थी वहां पे, तो उसको आप देख लेना, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। अगर इसका परसेंटेज निकालेंगे तो लगभग वही बनेगा 0.637%, ठीक है। और अगर इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 63.7% समथिंग बनेगा, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव ईएमएफ, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ओके। तो आज के लेक्चर में इतना ही, ओके।